शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों ने पॉलिटी में क्रम से संविधान की विशेषताएं, मूलाधिकार, मूला कर्तव्य और मूल कर्तव्य के बाद हम लोगों ने डीपीएसपी की बात की थी, नीति निर्देशक तत्वों की बात की थी। इस तरीके से हम लोगों ने क्रम से 4 बिंदुओं को देखा है और आज हम लोगों का टॉपिक होगा भारतीय संसद। ध्यान से देखेंगे, संसद से जुड़े जितने प्रश्न बन सकते हैं अधिकतम मैंने प्रयास किया है उन सब का क्या किया जाए, उन सबको समेकित रूप से शामिल किया जाए और मेरा प्रयास ये होगा कि सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास कम समय में मैं पहुंचा सकूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, भारतीय संसद को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। सबसे पहली बात तो ये आ गई, क्या समझना चाहिए हमें कि जो संसदीय व्यवस्था है, ये संसदीय व्यवस्था ली कहाँ से गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई। एक बात दिमाग में रखेंगे, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। इसके पहले मैंने जब मौलिक अधिकारों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। उसके पहले मैंने नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? भारतीय संसद की। तो संसदीय जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। भारत की संसद की यदि बात करें तो भारत की संसद का निर्माण कैसे होता है, तो भारत की संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का समेकन ही क्या है? भारत की संसद है। लोकसभा को एक अन्य नाम से जानते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपति सुप्रीम होता है। यह संसद के सत्र को बुलाता है। क्या करता है? ये संसद के सत्र को बुलाता है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था तो ब्रिटेन से ली गई है, तो किन किन अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में संसद की बात की गई है या संसद के अंगों की बात की गई है। तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आर्टिकल 79 बताता है। और अनुच्छेद 80 की बात करें तो ये राज्यसभा के बारे में बताता है और अनुच्छेद 81 की बात करें तो ये लोकसभा के बारे में बताता है। ये क्रम से अनुच्छेद है। 79 संसद बताता है, 79 अनुच्छेद संसद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 जो है, आर्टिकल 80 जो है, ये राज्यसभा के बारे में बताता है और 81 जो है ये लोकसभा के बारे में बताता है। तो सरल तरीके से याद रख सकते हैं, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो ये सरला एक है कि सरला नामक ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं 79, 80 और 81। ठीक है, 79, 80 और 81। चलिए इस प्रकार से क्रम से ही है। 79 में संसद है, उसके बाद राज्यसभा है 80 में और 81 में क्या है बच्चा? लोकसभा है। चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा को नाम देते हैं हाउस ऑफ द पीपल। 1954 में इसे कहा गया था। कब कहा गया था? 1954 में। ये संसद का निम्न सदन होता है, अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बहुत साधारण बात है, आप सब जानते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। लोकसभा का चुनाव मतलब आप देश के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। आप चुनते किसको हैं? एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक नेता चुनता है जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा में जो संयुक्त सत्र बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अच्छा, सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सामान्य योग्यताएं वही जो किसी भी पार्लियामेंट में जाने वाले व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो जैसे भारत का नागरिक, जैसे वो क्या हो? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी कितनी हो? 25 वर्ष हो, सजा याफ्ता ना हो, सजा वजा न काटी हो उसने, और उस पर कोई इस तरीके के गंभीर आरोप ना हो, देश का नागरिक हो, हमारे पागल दिवालिया ना हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिया कि भारत का उसे नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम वो 25 साल का हो तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। बात आती है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की बात कर लें, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान संशोधन 104 की अगर बात कर लें, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ
104th जो अमेंडमेंट लाया गया उसके तहत अगर देखें तो अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई। लेकिन इसके पहले कितनी थी बच्चों? तो इसके पहले थी 552। इसके पहले कितनी थी? 552 थी। इसके पहले कितनी थी? 552 थी, याद रखिएगा। अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 50। ऐसा क्यों? ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ क्या कि दो सीटें आरक्षित की जाती थी। किसके लिए की जाती थी? 2 सीटें आरक्षित वो एंग्लो इंडियंस के लिए की जाती थी, आंग्ल भारतीयों के लिए की जाती थी। उसका आरक्षण रद्द कर दिया गया है। किसके तहत कर दिया गया है? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब ये 2 सदस्यों की सीट आरक्षित नहीं रह जाएगी। तो टोटल जो पहले 552 सदस्य हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 550 हो गए, जिसमें से अधिकतम राज्यों से 530 चुने जा सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। तो ये तो था वर्तमान में क्या है भारतीय लोकसभा की स्थिति, वो मैंने आपके सामने रख दिया। 552 नहीं बच्चों, अभी वर्तमान में 550 सदस्य हो गए हैं, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के आरक्षण को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से हमारे साथ डिस्कस करते चलिएगा। आशा करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, और कहीं दिक्कत आएगी तो आप तुरंत हमें बताएंगे। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए क्या है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन है ये जानना जरूरी है, क्योंकि कौन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा ये भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग की जो मंत्रियों का समूह होता है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मंत्रिपरिषद का। और ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है बच्चा लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा। लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है? एक्चुअली में जो सरकार चल रही है, हमेशा जो सत्ताधीन पार्टी है उसी पर अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पार्टी या अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। यह चेक करने के लिए लाया जाता है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के पास उसका समर्थन बरकरार है कि नहीं। मतलब जब कभी अपोजिशन को ऐसा लग जाता है कि सत्ता में बनी हुई पार्टी अपने ही सदस्यों का विश्वास खो चुकी है, तो उसके खिलाफ क्या लाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। आइए जरा इसको समझ लेते हैं डिटेल में। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ये अविश्वास प्रस्ताव मतलब एक प्रकार का नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से ये लाया जाता है। भाई विपक्ष क्या चाहेगा? विपक्ष चाहता है कि आप फ्लोर पर न दिखा पाएँ कि आपके उतने सदस्य हैं आपके साथ जितना सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से विपक्षी पार्टी क्या करती है? सत्ताधीन पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है कि वो कमज़ोर हो जाए और हार जाए। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में केवल एक ही बार लाया जा सकता है। एक सेशन में केवल एक बार आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। वैसा नहीं कि इस सेशन के दौरान 4 बार 5 बार आप टेस्ट ले रहे हैं, फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं लोगों का, तो ऐसा संभव नहीं है। एक सत्र में केवल एक ही बार आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। एक सदस्य लिखित में नोटिस देना चाहिए। अब ये भी होता है कि अविश्वास प्रस्ताव किस कंडीशन में ला पाओगे, आपको इन सर्कमस्टांसेस को पूरा करना होगा। कम से कम एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और उसे 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, तभी आप नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन ला सकते हैं या अविश्वास प्रस्ताव आप तभी ला सकते हैं। अगर आपको 50 सदस्यों का समर्थन नहीं प्राप्त होगा तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं संसद के पटल पर। केवल लोकसभा में ही, याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, कभी राज्यसभा में नहीं। कभी भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जाता है, याद रखिएगा। अभी तक तो एक प्रधानमंत्री छोड़ करके, वीपी सिंह को छोड़ करके, बाकी किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक पास नहीं हुआ है। अब वो कौन से एक प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ विश्वास मत हासिल करने में असफल हो गए थे? जो वो कौन थे? वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना विश्वास मत हासिल करने में असफल हो गए थे। वो लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। सदन कोई भी हो, चाहे राज्यसभा हो बच्चा, चाहे लोकसभा हो, सदन कोई भी हो, सदन की कार्यवाही तभी सुचारू रूप से चलाई जाती है जब 1/10 सदस्य, न्यूनतम कितने, 1/10 सदस्य उपस्थित हों, और इसी को गणपूर्ति कहते हैं, कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। तो गणपूर्ति की स्थिति होने पर ही सदन की कार्यवाही हो सकती है, और गणपूर्ति का मतलब होता है कि कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 अवश्य ही सदन में उपस्थित होने चाहिए। कुछ फैक्चुअल बात है जो आप याद रख सकते हैं, वो क्या है? पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ये भी आप जानते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, ये पुराना फैक्ट है, इसे हटा देते हैं, ठीक है, ठीक। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ये तो आप जानते ही, ये फैक्ट सही है। बाकी सुमित्रा महाजन, एक पुराना फैक्ट लिखा गया था जिसको मैंने काट दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शून्यकाल को समझते हैं कि शून्यकाल क्या होता है। ये एक टर्म है, जरा समझना चाहिए हमें, संसदीय भाषा का एक पद है, टर्म है जो जानना चाहिए। शून्यकाल क्या है? तो संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। 12 से 1 के बीच का क्या होता है बच्चा? ये समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। एक एक बात अच्छे से क्लियर होगी। आइए शुरुआत करते हैं किसकी? राज्यसभा की। किसकी करते हैं? राज्यसभा की बात करते हैं। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो ये संसद का उच्च सदन होता है। मैंने बताया लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में पाया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन है? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अनुच्छेद 80 के तहत है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के तहत है। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 के तहत है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों, मतलब जो एमएलएज होते हैं, वो सब मिलजुल करके करते हैं। और प्रत्येक 2 वर्षों में से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ये निर्वत गलत लिखा गया, निवृत्त होना चाहिए, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक। ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपके लिए, निवृत्त। तो कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और उनकी जगह क्या आते हैं? नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा इसीलिए कभी भंग नहीं होती क्योंकि लगातार क्या होता है उसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया चलती रहती है, या यूँ कह लें सरल भाषा में कि रिटायरमेंट भी होती रहती है और नए सदस्य आते भी रहते हैं। तो पूर्णतः लोकसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। पूछा जाता है कि कौन सी निम्न में से कौन कभी भंग नहीं किया जा सकता है या भंग नहीं होती है? तो क्या है बच्चा? राज्यसभा है। राज्यसभा को इसीलिए स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति है वही उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। आप एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता ना भाई, इसे तो राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है, ठीक। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। सभापति जैसे चुना जाता है वैसे ही क्या होगा? उपसभापति का भी चुनाव किया जाएगा, जो राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? चुनते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं बताता हूं, बाकी सारी योग्यताएं कॉमन ही होती हैं। 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या? कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, सजायाफ्ता ना हो, ये सब ना हो, तो क्या करता है? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य है। हाँ, याद रखिएगा इसमें न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष नहीं, न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होती है। ये बात बड़ा ही फैक्ट है, याद रखिएगा बच्चा इसे। ये क्या है? एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि न्यूनतम आयु इसमें 30 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। वहीं लोकसभा सदस्य बनने के लिए केवल और केवल 25 वर्ष की आयु ही पर्याप्त मानी जाती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर राज्यसभा सदस्यों को देख लें, जैसे अभी मैंने लोकसभा सदस्यों में बताया था कि अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, वो भी 104वें संविधान संशोधन के बाद, नहीं तो उसके पहले क्या थी? 552 थी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी है? 250 है।
कितनी है? 250 है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। इन 245 में 233 जो होते हैं और 12 अलग होते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और ये 233 सदस्य अलग से चुने जाते हैं। इन 233 में भी 229 किससे चुने जाएंगे? राज्यों से चुने जाएंगे। बाकी जो 4 बचते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लेकिन आप इतना मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, टोटल 250 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। 245 में 12 चुने जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और 233 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं। 233 सदस्य क्या होते हैं? अधिकतम चुने जा सकते हैं। इस 233 में भी अगर मैं बात करूं बच्चा, इस 233 में से भी अगर मैं बात करूं तो 229 कैसे होते हैं? राज्यों से होते हैं। 229 किससे होते हैं? राज्यों से होते हैं। और 4 सदस्य किससे होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ये बात भी दिमाग में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। ये बातें मैंने यहाँ आगे मेंशन कर दी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एक एक बातें अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पहले सभापति कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। क्या थे? पहले सभापति कौन थे? मतलब उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है तो एस राधाकृष्णन थे। आप जानते हैं यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा गया है, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। एस राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? राधाकृष्णन। क्या कहना, चलो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले उपसभापति कौन से? एस बी कृष्णमूर्ति राव, ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ये फैक्ट थोड़ा पुराना है, इसमें भी थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान में सभापति कौन है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, ठीक है। ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में सभापति कौन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद के समितियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संसद के समितियों की बात करते हैं। कुछ विशेष समितियां हैं जो आपको जान लेनी चाहिए संसद में। वैसे लोक लेखा समिति से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो लोक लेखा समिति को भी समझेंगे, तदर्थ समिति को भी समझेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिसकी जानकारी होनी चाहिए। यहीं 2 से प्रश्न आपको घुमा फिरा कर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कि लोक लेखा समिति की, नियम समिति की, विशेषाधिकार समिति की, तदर्थ समिति की, ये कुछ समितियां हैं। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, ये संसद की समितियां हैं, और तदर्थ समिति। आइए जरा थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे तदर्थ समिति क्या है, एडॉक कमेटी क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एडॉक कमेटी को समझ लेते हैं। चलिए, तो तदर्थ समिति हम लोग इसे समझते हैं आगे। और अभी एक पॉइंट आपने देखा था पीछे, क्या देखा था? ये कि वर्तमान में सभापति के बारे में पूछा गया है। तो जगदीप धनखड़ इस समय क्या है? जगदीप धनखड़ क्या है? सभापति, उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। कौन? जगदीप धनखड़। ये कंटेंट जो पुराना था इसको करेक्ट करके यहाँ क्या कर लेंगे? जगदीप धनखड़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति इसमें कौन है? सभापति कौन है? तो याद रखिएगा बच्चा, वर्तमान में सभापति कौन है? तो वर्तमान में सभापति जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। याद रखिएगा कौन है? तो जगदीप धनखड़, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से बच्चों, कौन? जगदीप धनखड़, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ है इस समय कौन? वर्तमान में सभापति हैं। ये भाजपा के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, सदस्य थे जिनको विजय हासिल हुई है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इनको उपराष्ट्रपति के पद पर चुना गया है, ठीक। और अगर बात करेंगे उपसभापति की तो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति की बात करते हैं, ठीक। चलिए तदर्थ समिति की बात करते हैं। एडॉक कमेटी क्या होती है? ये कमेटी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? यह कमेटी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद कमेटी समाप्त हो जाती है। नाम ही इसका कैसा है? तदर्थ। किसी उद्देश्य से बनाई जाएगी, उद्देश्य पूरा होते ही ये समिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरी समिति जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है वो लोक लेखा समिति है। कौन सी है? लोक लेखा समिति है। तो आइए जरा लोक लेखा समिति के बारे में समझ लेते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लोक लेखा, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? तो वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। किसका होता है? ऑपोजिशन लीडर होता है। कौन होता है? ऑपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मंत्रालयों के, इनका काम क्या है?
इनका काम क्या है, लोक लेखा समिति का काम क्या है कि मंत्रालयों, जरा ध्यान से समझिएगा, मंत्रालयों के व्यय और कैग की रिपोर्ट को पर विचार विमर्श करते हैं, उसको समझते हैं किस प्रकार से मंत्रालय अपने व्यय को खर्च कर रहा है और व्यय की क्या लिमिट है, इन सब पर वो लोग नज़र रखते हैं और कैग की रिपोर्ट पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। एक बात जानने लायक है, बड़ी फैक्चुअल है कि चौधरी चरण सिंह ने, किसानों के नेता माने जाते थे, प्रधानमंत्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह ने किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया था। ये ऐसे लीडर थे जिन्होंने किसी भी सत्र में क्या किया था, भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, इनको किसानों के नेता के नाम से हम लोग जानते हैं। संसद का सत्र साल में 2 बार होता है, ये बात तो आप सब भी जानते होंगे। संसद का सत्र साल भर में कितनी बार होता है बच्चों, तो 2 बार होता है और दोनों सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो मैंने 2 महत्वपूर्ण समितियों की भी बात कर ली है। लोक लेखा समिति, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तदर्थ समिति, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना यदि कमेटी से पूछा जाता है, समितियों से पूछा जाता है, तो लोक लेखा समिति से पूछा जाएगा। याद रखिएगा, वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ क्या हैं, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में आपके सभापति हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चा 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये मैंने संसद की पूरी प्रक्रिया और संसद के सभी भागों की परिचर्चा आपके सामने मैंने कर दिया है और आपको हर एक बातें बड़ी अच्छी से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। याद रखिएगा, आप कि संसद की व्यवस्था अनुच्छेद 79 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 79 में किया गया है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, वहीं पर राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, वहीं राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। याद रखिएगा, ये सब सारी डिटेल्स आपको फैक्चुअली आपको तैयार होने चाहिए। मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए बच्चा, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप अच्छे से इसे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और सर्वोत्तम कंटेंट को आपके सामने रखा जाए। इत्मीनान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक सेंड करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चूँकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कम समय में ज़्यादा फैक्ट्स आपको मुहैया कराया जाए, आपका समय बचाया जाए, आपकी तैयारी सर्वोत्तम कराई जाए। चलिए, जुड़े रहिए चैनल से। अब आगे पॉलिटी के और भी वीडियोज़ और अन्य प्रतियोगी सामग्रियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।